पॉश कॉलोनी में एक मकान। यहाँ इस घर में एक आदमी है जो मुझे महीनों से परेशान कर रहा है। मकान के बाहर एक मंदिर। देखिए राधा कृष्ण का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। अंदर एक छुपा हुआ चर्च। चर्च के अंदर मासूमों का जबरन धर्म परिवर्तन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज ऐसी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिस पर शायद पहली बार में आपको विश्वास नहीं होगा। किस तरीके से धर्म परिवर्तन का गोरख धंधा पूरे देश में फैला हुआ है, ये देखकर आप चौंक जाएंगे और आपको हैरानी तब और ज्यादा होगी कि अब शिकार बनाया जा रहा है छोटे छोटे भोले भाले गरीब मासूम बच्चों को। उन बच्चों को लालच दिया जाता है, उनके पेरेंट्स को लालच दिया जाता है। कोई भी किसी भी तरह की कागजी कार्रवाई उनके पास नहीं होती। बड़ा सवाल ये भी कि घर अगर आप देखेंगे पॉश कॉलोनी में घर, बाहर मंदिर आपको नजर आएगा और उस मंदिर के भीतर जब आप घर में एंट्री करेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर एक चर्च बना हुआ है और वहीं पर बहला फुसलाकर पीट कर किसी भी तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जाता है। आपको पूरी स्टोरी तब समझ में आएगी जब आप पहले हमारी ये रिपोर्ट देख लेंगे। देश में धर्मांतरण का गोरख धंधा यूं तो बड़ी रफ्तार से फल फूल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के न जाने कितने जिलों में ये कुकर्म का कारोबार खुलेआम बच्चों के संरक्षण के नाम पर चल रहा है। बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनियों में घर जैसे दिखने वाले मकानों के अंदर धर्मांतरण का वो पाठ पढ़ाया जाता है, जिस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं। तस्वीरों में दिखती ये बच्चों की किलकारियां आज बड़े मुद्दतों के बाद हमारे कैमरे पर चमक रही है। शायद इन बच्चों को भी अब हकीकत का आभास हो चुका है कि दरअसल ये किसी चिल्ड्रन होम में नहीं, धर्मांतरण के ऐसे कोठे पर रह रहे थे जहां खुले मन से तालीम को भी आने की इजाजत नहीं थी। दरअसल जिस कहानी से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के शास्त्री नगर की। नाम भले ही शास्त्री हो, लेकिन यहाँ शास्त्रों को गलत तरीके से परोसा जा रहा था। हमारी पड़ताल नोएडा से शुरू हुई। सुबह की कड़कड़ाती ठंड में हमने ऐसे ही एक होम चिल्ड्रन संस्था की आड़ में चल रहे गोरख धंधे का काला सच जानने के लिए मेरठ शहर का कूच किया। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण की आग शायद कभी ठंडी नहीं होगी। ताजा मामला मेरठ से सामने आया है, जिसमें एक संस्था ने कुछ बच्चों को ईसाई बनाने का काम किया है, या यूं कह लें कि उन्हें जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा था। लगातार इस तरीके की खबरें आती हैं कि बड़े बड़े लोग पुराने और उन लोगों का धर्मांतरण करते हैं जो गरीब हैं। हालांकि इस बार का मामला ग्रेटर नोएडा से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद से छापेमारी हुई और छापेमारी के बाद से तकरीबन 7 लड़कों को ग्रेटर नोएडा से रिलीज कर लिया गया है। लेकिन इस संस्था के तार मेरठ से भी जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि मेरठ में इमैनुअल ग्रुप नाम की एनजीओ ने कुछ बच्चों को ईसाई बनाने का काम किया है, जिसके बाद से पुलिस कार्रवाई तेज हो गई है और लगातार उनके खिलाफ अब पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है कि दरअसल उनके तार और कहां से जुड़े हुए हैं। हम आपको लेके चलेंगे मेरठ ग्राउंड जीरो और पता लगाएंगे कि दरअसल किस तरीके की ये पूरी कहानी रची जा रही है और देश में और कहां ऐसी संस्थाओं के तार जुड़े हुए हैं। सिर्फ 23 बच्चों का मामला नहीं है, ये मामला 200 से 400 लड़कों का भी हो सकता है। मेरठ शहर के अंदर पहुंचते ही हमें महसूस हुई इस गोरख धंधे की बदबू पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। हालांकि लोगों के अंदर इस बात का डर इतना ज्यादा था कि लोग उस जगह का पता बताने से भी कतरा रहे थे जहां पर यह काला कारोबार बड़े धड़ल्ले से चल रहा था। इसके बाद हमारी टीम ने उस चाइल्ड लाइन की तरफ रुख किया जिसने पहली बार इस पूरे काले धंधे का पर्दाफाश किया था। हमने इस संस्था की डायरेक्टर अनीता राणा से बात की, जिसके बाद हमारे सामने ऐसी चौंकाने वाली बातें आई जिससे हमारी रूह तक कांप उठी। मेरठ पहुंचते ही सबसे पहले हमारा आना हुआ यहाँ पे चाइल्ड लाइन संस्था में, जहाँ से
29 दिसंबर की रात को फ़ोन आता है और फ़ोन पे ये जानकारी दी जाती है तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में कि इस तरीके की जो स्थितियां हैं वो यहाँ पे इमैनुअल सेवा ग्रुप के नाम से जो संस्था बच्चों के लिए संचालित की जा रही है उसके अंदर धर्मांतरण का जो मामला है वो किस तरीके से चल रहा है। लिहाजा ये एक इतना बड़ा विषय है। उसके बाद से जब इस पूरे मामले पर आगे एक तैयारी की जाती है, टीम जांच करके आगे इसकी ये बात जानने का प्रयास किया जाता है कि दरअसल उस संस्था के अंदर किस तरीके के जो कार्य हैं वो किए जाते थे। तब चाइल्ड लाइन की तरफ से एक पहल की जाती है। वो लोग फ़ौरन अगले दिन सुबह यहाँ से सीधे शास्त्री नगर, जहाँ पे ये पूरा वो इमैनुअल सेवा ग्रुप को चलाया जाता था, जहाँ से संचालित किया जाता था, वहाँ पे वो लोग पहुँचते हैं और उसके बाद से कई हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। अब चलिए बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल उस रात को फ़ोन कॉल पे किस तरीके की जानकारी चाइल्ड लाइन को मिली और उसके बाद से चाइल्ड लाइन ने किस तरीके से आगे यहाँ के प्रशासन के साथ मिलकर के पहल किया, जिसके बाद से 23 बच्चों को उस संस्था से निकाला जा चुका है। ये 29 तारीख की रात में हमारे पास 1:30 बजे के करीब सूचना आई नोएडा चाइल्ड लाइन से। सत्या जी का हमारे पास व्हाट्सएप आया, फ़ोन कॉल आया कि इस तरह की घटना है, आप प्लीज़ इस पर चेक कीजिए। हम वहाँ पर गए और उस होम में जाके हमने उनसे पूछा ये कैसे चल रहा है, कब से चल रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है। उनके पास इस तरह का कोई भी रिकॉर्ड, कोई ऐसा रजिस्टर उनके पास नहीं था जिससे कि हमें पता लग सके कि बच्चे कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए, कितने समय से रह रहे हैं, या कौन सा बच्चा कितने बजे जाता है, कितने बजे आता है, कितने लोग विजिटर हैं। कोई डाटा मेंटेन उनके पास नहीं था। ऐसा कोई लगा नहीं हमको। जैसे कि हम किसी भी होम में जाते हैं तो बड़े हर चीज़ के डॉक्यूमेंट बने होते हैं और एक तो ये चीज़ें हमें नजर आई तो हमने लगा कि ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ी नज़र आ रही हैं। वहाँ पर एक विदेशी महिला भी आई हुई थी और जब हमने पूछा उनसे, गैलिना उनका नाम था, कि कब आई, उन्होंने कहा मैं 1 हफ्ते से यहाँ पर हूँ। और कुछ बच्चे जो थे उनसे बातचीत किया और उसमें से कुछ बच्चे जब स्कूल से आए तो हमें उसमें वो 2 लड़कियां जिनकी तलाश के लिए मैं वहाँ पर गई थी, मुझे वो 2 बच्चे वहाँ पर मिल गए और उनसे जब मैंने बात की तो पता लगा, उन्होंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम प्रियंका मसीह है। उसकी बहन थी प्राप्ति ने भी अपना यही नाम बताया और जब उनसे बातचीत के बाद मैंने उनको उनका आई कार्ड दिखाया, उन्हें बताया, तब उन्होंने कबूल किया कि मेरा नाम प्रियंका प्रजापति है। उससे पहले जिन जिन बच्चों से बात की हर बच्चे ने यही कहा कि आपको कौन सा नाम बताएं, असली नाम बताएं, नकली नाम बताएं। तो मुझे ऐसा लगा हर बच्चा अपने 2 नाम के बारे में जिक्र कर रहा है। उसमें उन्होंने बताया कि हमारा नाम जो बाइबल में से ढूंढ के रखे गए थे। कुछ बच्चों से जो बात किया उनका ये कहना था कि हमें 3 साल से अपने माँ बाप से बात नहीं करी। उसने कहा मेरे घर में मम्मी गणेश जी की पूजा करती थी और यहाँ पर मैं वो पूजा नहीं करती हूँ। यहाँ पे मैं नीचे चर्च में जाते हैं और बाइबल भी है, हमें इंग्लिश की प्रेयर सब चीज़ सिखाई जाती है, हमें ओम जय जगदीश हरे तो किसी बच्चे को नहीं सिखाई गई थी। एक और सवाल है, अगर उस संस्था की बात करें, क्योंकि मेरठ के अंदर चाइल्ड लाइन को आप देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों को भी पता होगा कैसे कितने यहाँ पे NGO होंगे जो बच्चों के लिए इस तरीके की पहल कर रहे हैं, उनके काम कर रहे हैं। लेकिन उस संस्था की जानकारी स्थानीय प्रशासन को भी नहीं होती है, खुद आप लोगों तक की जानकारी नहीं होती है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके की संस्थाएं ऐसे बच्चों को रख करके कुछ गलत तरीके की विकृतियों को अंजाम दे रही हैं आगे, उनकी मंशा क्या लगी आपको? जैसे ये वाली बात बिल्कुल सही है कि ये होम काफ़ी लंबे 1.5 साल से चल रहा है और हम लोग यहाँ पर 19 साल से मैं भी काम करें, मेरे संज्ञान में आज तक 1.5 साल से मामला नहीं आया था कि इस तरह का होम चल रहा है और अचानक हमें ये पता लगा इसके बारे में और कोई ऐसी एक्टिविटी मुझे भी कभी पता नहीं लग पाई। और ये मुझे लगता है प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि मेरठ में कोई भी शहर हो वहाँ पर किस तरह पर बच्चों पर काम करने वाली कितनी संस्थाएँ, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनकी टाइम टू टाइम जाकर के वो जाँच कर सके, देख सके। तो इससे क्या रहता है कि कोई व्यक्ति इलीगल काम करने के साहस नहीं जुटा पाता है। यहीं से लाख कोशिशों के बाद हमने उस जगह को खोज निकाला जहां पर छोटे छोटे बच्चों को प्रताड़ित कर उनके पालन पोषण के नाम पर उनका जबरन धन परिवर्तन कराया जाता था। लेकिन खुद हमें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस मकान के अंदर की तस्वीर इतनी चौंका देने वाली होगी। पहले तो इस मकान की मकान मालकिन हमारे कैमरे को देखते ही घर के अंदर चली गई। उसके बाद जब हमने ऊपर रह रहे इस संस्था से जुड़े कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने पहले तो हमें वहां से चले जाने को कहा, लेकिन हमारी टीम वहां पर बुलंद हौसलों के साथ डटी रही। कुछ देर बाद उन्होंने दरवाजा खोला, लेकिन कैमरा देखते ही वहां पर मौजूद एक लड़का हक्का बक्का रह गया और वो काफी घबराने लगा। बता रहे हैं कितने, 1 महीना हो गया काम को, अभी 1 महीना हुआ। अच्छा, ये मामला तो 17 दिन में हो गया, तो इसका मतलब आपको पता हो? नहीं, इतनी फुल जानकारी नहीं है मुझे। पता तो कैसे था ना? पता कि ये किचन है, यहाँ लड़कियां रहती थी, वो लोग रहते थे, ये कैसे जानकारी? ये तो जब मैं यहाँ रह रहा हूँ तब जानता हूँ ना, इसलिए। उस लड़के को काफी समझाने के बाद लड़के ने अपनी जुबान पर लगे ताले को खोला और उसके बाद तोते की तरह सब कुछ बताने लगा।
ये जो भानु कमरा है, इसमें कौन कौन लोग रहते थे? सर इसमें हमारे गेस्ट रहते थे, जो केयर टेकर हैं वो रहते हैं। एक कोई अंग्रेज महिला भी आके यहाँ पे रह रही थी, उसको कुछ जानते हो कितने दिन से आ रही थी, क्यों रुकी हुई थी, यहाँ पे रह रही थी वो भी? नहीं, नो सर, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। नहीं सर, बस मेरा इतना सा काम था कि उन्हें जो है बच्चों के लिए चॉकलेट्स हैं, जैसे कुछ बाहर से उनकी कोई कमी है, चॉकलेट है, टॉफ़ीज़ हैं या गिफ्ट्स हैं, वो सब ला के देता था और फिर मैं अपने चला जाता था। कितने बड़े बड़े बच्चे थे, एज कितनी होगी? जैसे यहाँ पे जो रहते थे 4 साल से 17 साल तक बच्चे थे इसमें। अच्छा। वो कभी अपने घर जाने के लिए कोई से एक बच्चा भी ये कहा हो कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ या अपनी मम्मी से मिलना चाहता हूँ, कभी ऐसा तुमसे कहा उन्होंने? नहीं, कभी हमसे तो नहीं कहा सर। रखते कहते थे बच्चों को, खाना पीना टाइम से मिलता था उनको? बिल्कुल टाइम से। क्या क्या खाने के लिए क्या क्या देते थे उन्हें? सुबह में उन्हें अच्छा नाश्ता मिलता था। क्या क्या नाश्ते में? जैसे चने मिलते थे या चाय के साथ पराठे, सब्जी, ये सब मिलता था। लोग यहाँ पे रह रहे थे भानु, जैसे तुम हो, ठीक है, और तुम्हारे साथ और कितने लोग यहाँ पे रह रहे थे जो इस संस्था को चला रहे थे यहाँ से, इस ग्रुप को? मैं जो हूँ अभी आया हूँ, तो इससे पहले एक थे गगन वाला, तो वो जो थे वो देखते थे, उन्हें सारी डिटेल पता है। अच्छा, तुम्हारा मतलब मेन काम ये था कि बच्चों की ज़रूरतें जो मार्केट से पूरी हों, जैसे चॉकलेट लाना, उनके खाने की चीज़ें लाना, वो आप ला करके बच्चों को देते थे? बस, और कुछ नहीं। आइए अब आपको दिखाते हैं उन कमरों के हालात जहां पर इन मासूम बच्चों के भविष्य से सरेआम खेला जाता था और इनके अंदर एक विशेष धर्म की भावनाओं को भरा जाता था। ये जो कमरा है, मैं आपको कमरे की तरफ लेके चल रहा हूँ। दरअसल ये जो जगह है, यहाँ से शुरू हो जाता है कमरा, जो बच्चे कमरे में रहते थे। अगर हम चाइल्ड लाइन संस्थाओं की बात करें या एनजीओ संस्थाओं की बात करें, कानूनन एक बहुत बड़ा अपराध ये भी है कि एक छत के नीचे लड़के लड़कियों को अगर एक साथ रखा जाता है। लेकिन अगर बात करें तो ये जो कमरा है, इस कमरे में लड़कियों को रखा जाता था और जो लड़कियां थीं वो इस कमरे में आकर के रहती थीं। ये देखिए जो बिस्तर है, उनके लिए बिस्तर लगाए गए हैं और ये जो 2 बेड सिस्टम होता है आमतौर पे किसी भी हॉस्टल के अंदर अगर आप जाएंगे तो जो बच्चे हैं जिनको अनाथालय में या चाइल्ड लाइन संस्थाओं में रखा जाता है, इस तरीके से उनके रहने और सोने की जो व्यवस्था है वो की जाती है। अच्छा, एक चीज़ और, दीवारों की अगर बात करें, जो दीवार है उस पर पेंटिंग, ये पेंटिंग भानु बच्चों ने खुद बनाई थी या आप लोगों की तरफ से बनाई गई थी? ये जो प्रयास वाले लोग आए थे वो यहाँ पे किए। आप यहाँ पे कब से रहती हैं? मैं तो अभी आई हूँ। अच्छा, ठीक है। तो ये जो लोग हैं, हाँ, यहाँ पे काफ़ी लोग जो थे पहले रहते थे। ये देखिए ये जो बिस्तर था, तो इस रूम में सिर्फ लड़कियाँ, इस रूम में सिर्फ लड़कियाँ रहती थी। हाँ, इस रूम में सिर्फ जो है लड़कियाँ वो रहती थी। और अगर बगल वाले कमरे की बात करें, ये जो कमरा है, यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था थी और लड़के रहते थे। यहाँ से बच्चे आके खाना खाते हैं। यहाँ पे सिर्फ जो बच्चे थे वो खाना खाने के लिए आते थे, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों के अंदर ये बात कही जाती थी कि तुम दूसरे जो धर्म है, हिंदू धर्म है, उसके खिलाफ भी बच्चों को भड़काया जाता था, जो रिपोर्ट्स कह रही थी उसके अनुसार अगर देखें तो यहाँ पे जिस तरीके से दीवालों पे जो कलाकृतियाँ हैं और जो कार्टून यहाँ पे जो बनाए गए हैं, उससे साफ लगता है कि बच्चों को एक ऐसा माहौल देने का प्रयास किया जा रहा था कि बच्चे अपने घर को याद मत करें, और अगर बच्चे अपने घर को याद नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे जिस तरीके की पूरी साजिश यहाँ पे रची जा रही थी, ये वाकई में कामयाब होती जा रही थी। इन कमरों के हालात का जायजा लेने के बाद अचानक वहां पर उन बच्चों को खाना परोसने वाली महिला आती है, लेकिन वो भी हमारे कैमरे को देखकर बौखला जाती है। उठाओ यहाँ से, आप जा सकते हो, आप जा सकते हो, आप जा सकते हो, प्लीज आप जा सकते हो, मैं कोर्ट में बात करूंगा। बताइए उसमें। तो अभी तो आपने आधी कहानी देखी है, अगर पूरी कहानी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने प्लान वे में यहाँ पर धर्म परिवर्तन का ये काला कारोबार चल रहा था। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से बाहर मंदिर, अंदर चर्च और किस तरीके से बहुत सुनियोजित तरीके से इन बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया था। साथ ही साथ आगे और भी बहुत सारे बच्चों को यहाँ लाने की योजना थी। दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहे हमारे साथ। पॉश कॉलोनी में एक मकान, यहाँ इस घर में एक आदमी है जो मुझे महीनों से परेशान करता है। मकान के बाहर एक मंदिर, देखिए राधा कृष्ण का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। अंदर एक छुपा हुआ चर्च। पॉश कॉलोनी में एक मकान,
यहाँ इस घर में एक आदमी है जो मुझे महीनों से परेशान कर रहा है। मकान के बाहर एक मंदिर, देखिए राधा कृष्ण का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। अंदर एक छुपा हुआ चर्च। तो अभी तो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से मासूम बच्चों का यहाँ पर हृदय परिवर्तन तो हो ही रहा था, साथ ही साथ सबसे पहला जो उनका मिशन था वो था धर्म परिवर्तन का। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बाहर एक मंदिर बनाया हुआ है, पॉश कॉलोनी में ये घर है और अंदर चर्च बनाया गया था। ये देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। इस कहानी के कई किरदारों से मिलने के बाद हमारी टीम ने छत का रुख किया। वहां पर भी हमें कुछ विचलित करने वाली तस्वीरें दिखी। जिस उम्र में बच्चों के हाथ में खिलौने दिए जाने चाहिए उस वक्त बच्चों के हाथ में बाइबल थमा दी गई, जबरन उन्हें प्रेयर कराई जाती थी। उसी घर में मौजूद हैं, दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों की किताबें पड़ी हुई हैं, पेन पड़े हुए हैं, कैरम बोर्ड यहाँ पर रखा गया है और साथ ही साथ ये एक बुक आपको दिखाना चाहूँगा जिसमें ट्रस्टिंग गॉड ऑफ पावर, मतलब कि चर्च में ले जाकर इस चीज़ को पढ़ाया जाता था और न केवल पढ़ाया जाता था बल्कि बच्चों के अंदर एक जो ईसाई धर्म है उसको लेकर भावनाएं पैदा की जाती थी। और कुछ हमारे यहाँ पर जो एक धार्मिक धर्मांतरण का मुद्दा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने आपको नीचे दिखाया जिस तरह से जहाँ पर बच्चों को रखा जाता था। आप बताइए आपके कितने बच्चे रहते थे यहाँ पर? दो बच्चे। अभी आपको मिले हैं दोनों? मिल गया, एक मिला हुआ एक मिला नहीं है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं अभी एक जो बच्चा नहीं मिला है? वो उनका बोल रहे हैं उनका माँ बाप को ले आइए, वो ले जाने के लिए बोले हैं, जेल पे है जो। अच्छा, तो आप कहाँ से आए हैं अभी? उड़ीसा से। उड़ीसा से। कितने दिन से आपके बच्चे यहाँ पर रह रहे थे? ये कोई 1.5 साल करीब होगा। तो जिस तरह से यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चों को लेने के लिए ज़रूर वहाँ उड़ीसा से यहाँ पर आए हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर रूम दिखाया जाऊँगा, जिन रूमों में ताला लगा हुआ है, अंदर एक बार ज़रा दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक VIP टॉयलेट यहाँ पे बनवाया हुआ है, क्योंकि ये जो रूम है ये इन रूमों में बैठकर ही इन लोगों की प्लानिंग होती थी कि आगे का किस तरीके से प्लान करना है। और जिस तरीके से जो एक VIP रूम है दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर नीचे हमने जो आपको रूम दिखाए वहाँ पर जनरल रूम थे, उनमें कोई एयर कंडीशन नहीं लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर बाकायदा एयर कंडीशन लगा हुआ है। ये जो रूम है यहाँ पर बैठकर प्री प्लानिंग की जाती थी कि आखिर आगे जो उनका जो प्लान रहने वाला है उस पर चर्चा यहाँ पर इन रूमों में की जाती थी। लेकिन सवाल आखिर यही है कि जिस तरीके से यहाँ से 23 बच्चों को छुड़ाया गया है, उन्हें जबरन नीचे एक चर्च भी बनाया गया था, वहाँ पर ले जाकर उन्हें बाइबल पढ़ाई जाती थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कड़ी केवल मेरठ तक ही सीमित है या फिर इसके तार देश के अलग अलग राज्यों में जुड़े हुए हैं? इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे और भी कई पहलुओं को आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी गलती आखिर प्रशासन से कैसे हो गई कि प्रशासन को इस पूरी बात की भनक तक नहीं लगी? अब तक की पड़ताल के बाद से ये बात तो साफ हो चुकी थी कि इस मकान के अंदर इम्यूनल सेवा ग्रुप इंडिया के नाम से चल रही इस संस्था का कारोबार बच्चों को पालना नहीं बल्कि बच्चों का खुलेआम धर्मांतरण करना था। ये तो साफ हो रहा था कि मामला 23 या 24 बच्चों का नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरे स्कैंडल के जुड़े होने की आशंका पर मुहर तब लग गई जब हम अपने कैमरे के साथ उस मकान की सबसे ऊपर वाली छत पर पहुंच गए, जहां बच्चों के कपड़ों का ढेर और बच्चों के खिलौने का सामान बिखरा पड़ा था। उसी छत के ऊपर हम मौजूद हैं और जिस तरीके से दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर बच्चों के जो यहाँ पर बच्चे रहते थे उनके कपड़े पड़े हुए हैं, उनकी अटैचियाँ पड़ी हुई हैं, बच्चों के खेलने के सामान यहाँ पर पड़े हुए हैं, साइकिल यहाँ पर पड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि उन बच्चों को प्रताड़ित किया गया था और जितने भी यहाँ पर बच्चे थे, जिस तरह से 23 बच्चों को यहाँ से छुड़ाया गया है, उन बच्चों के कपड़े अब ऊपर लाकर गिर दिए गए हैं और साथ ही साथ कुछ यहाँ पर पाइपें भी पड़ी हुई हैं, डंडे पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर उन बच्चों को प्रताड़ित किया जाता था। जिस तरह से खबरें यहाँ पर सुनने को मिल रही हैं, बेल्टों से उन बच्चों को पीटा जाता था, जबरन बाइबल पढ़ाई जाती थी और भी कई तरीके के यहाँ पर बच्चों को प्रताड़ित किया जाता था। क्योंकि इससे पीछे अगर दिखाना चाहूँगा तो एक ग्राउंड है काफ़ी बड़ा, लेकिन उसके बीच में एक कोरक धंधा चल रहा था धर्मांतरण का। लेकिन सवाल ये है कि आखिर प्रशासन को क्यों इसकी भनक नहीं लगी? आसपास के जो पड़ोसी लोग थे उनको इसकी क्यों नहीं भनक लगी? लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया है, खुलकर सामने आया है, प्रशासन भी कुछ एक्शन में दिख रहा है। लेकिन सवाल आखिर यही है कि जिस तरह से यहाँ पर बच्चों को रखा गया था, एक घर के अंदर एक चिल्ड्रन होम सेवा बनाई गई, ट्रस्ट बनाया गया, वहाँ पर देश के अलग अलग राज्यों से लाकर बच्चों को रखा गया। हालांकि अगर हम खाने पीने की बात करें तो यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि जिस तरह से होममेड ने बताया कि बच्चों को खाने पीने की सही व्यवस्था थी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर धर्मांतरण क्यों कराया गया? बच्चों के अंदर एक ईसाई धर्म की जो धार्मिक भावना है वो क्यों भरी गई?
एक तरफ तो बच्चों के लिए एक कमरे में 5 से 6 बेड लगाए गए थे, वहीं दूसरी छत पर एक एयर कंडीशन रूम भी बनाया गया था, जिनके अंदर बैठकर सारी साजिश रची जाती थी। जब हमने इस घर में प्रवेश किया तो बाहर देखा कि भगवान की मूर्ति लगी हुई है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर खबरें आ रही कि लोगों को धर्मन बाइबल पढ़ाया जाता था, जो सिख जो ईसाई धर्म है उसको कबूल किया जाता था, लेकिन जिस तरह से खबरें आई हैं कि बच्चों को प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें बेल्ट से मारा जाता था, जबरन उन पर एक प्रताड़ित किया जा रहा था। लेकिन ऐसी अब लग रहा है कि अंदेशा लग रहा है कि जो ये कमरे हैं, VIP रूम बनाए गए हैं, इन कमरों के अंदर ही बच्चों को प्रताड़ित किया जाता था, बच्चों को बेल्ट से पीटा जाता था और जबरन बाइबल पढ़वाने को मजबूर किया जाता था। क्योंकि जो यहाँ पर जो खबर है कि 3 से लेकर 17 साल तक के बच्चे जो हैं वो यहाँ पर रहते थे, जिसके बाद जब इस बात का खुलासा हुआ तो यहाँ के प्रशासन भी जो है वो हरकत में है। और जिस तरह से अभी फ़िलहाल जो है जो एक एनुअल जो होम सेवा है, ट्रस्ट है, उसका बोर्ड जरूर हटा दिया गया है, बच्चों के चप्पल नीचे पड़े हुए हैं। और अभी भी दिखाना चाहूँगा जो कुर्सियाँ हैं जिन पर बच्चों को बैठाया जाता था, जिन पर यहाँ पर बच्चे बैठते थे, उन बच्चों के कपड़े अभी भी यहाँ पर रखे हुए हैं, किताबें जो खुली हुई हैं वो रखी हुई हैं, और साथ ही साथ उनके जो पेन वगैरह है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से एक बड़ा धर्मांतरण का जो मामला है वो मेरठ के अंदर आया है। इससे पहले देश के तमाम राज्यों में धर्मांतरण के मुद्दे जो हैं वो हमने कई देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से खुलासा हुआ है, एक बड़ा खुलासा है, 23 बच्चों को यहाँ छुटा लिया गया है। इसके बाद और पहलुओं पर नज़र मारेंगे, आखिर ये गोरख धंधा किस तरह से चल रहा था। अब तक लोगों की जुबान से यह धर्मांतरण का शब्द आ रहा था और चाइल्डलाइन संस्था की ओर से इस बात की आशंका भी जताई जा रही थी कि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर बच्चों को ईसाई बनाया जा रहा था, जबकि एम्यूरल ग्रुप सेवा से जुड़े लोग इस बात को नकार रहे थे। इस कहानी का असली क्लाइमैक्स तो अब भी बाकी था। जी हाँ, धर्मांतरण का वो असली अड्डा जिसे आखिर हमारी टीम ने खोज ही निकाला। दरअसल इस मकान के एक कमरे में चर्च बनाया गया था। हालांकि इस कमरे का ताला लगा हुआ था, लेकिन हमने उस ताले को खोलकर पर्दे के पीछे का सारा सच जाना और आप तक पहुंचाया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के उसी होम चिल्ड्रन संस्था में जहां पर जो बच्चे थे उनका धर्मांतरण कराया जाता था, जबरन यहां पर चर्च के अंदर उनको लाया जाता था। क्योंकि जिस तरह से 23 बच्चों को यहां पर छुड़ाया गया है, इसी चर्च में उन बच्चों को लाया जाता था, जबरन जिस तरह से यहां पर जो बाइबल रखी है, बाइबल को पढ़ाया जाता था। जिस तरह से यहाँ पर एक पियानो रखा हुआ है, ढोलक रखी हुई है, यहीं पर उन बच्चों को बैठाया जाता था, जबरन बाइबल पढ़ाई जाती थी। और जबरन जो एक ईसाई धर्म के अंदर जो भावना होती है उनको उन लोगों के, उन बच्चों के अंदर एक धेरा जाता था। और साथ ही साथ अगर हम दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो चर्च के अंदर जो सामान रखा होता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर इस अलमारी के अंदर भी उसी प्रकार के सामान रखे हुए हैं। जिस तरह से दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ड्रेस रखी हुई हैं जो अभी हाल ही में क्रिसमस डे हुआ था उसकी ड्रेस यहाँ पर रखी हुई हैं। और तमाम चर्च के अंदर जितने भी सामान रखे जाते हैं, साजो सामान, वो यहाँ पर रखा गया है। जिस तरह से यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई चर्च नहीं बना हुआ है, तो सवाल आखिर यही है कि आखिर जब यहाँ पर चर्च बना हुआ है तो ये लोग उससे क्यों मुकर रहे हैं। और ये भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर जिस तरह से यहाँ के जो सबूत हैं, अगर और दिखाना चाहूँगा, पेटी के अंदर जो जीवन संदेश हैं जो चर्च के अंदर यहाँ पर लाकर बच्चों को पढ़ाए जाते थे, जबरन बाइबल के अंदर जितने भी संस्करण होते हैं उनको पढ़ाया जाता था। और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, उनको जबरन उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, उनको पढ़ाया जाता था। कुल मिलाकर ये पेटी जो रखी हुई है, इसमें कम से कम 100 से 200 यहाँ पर जीवन संदेश जो बाइबल के अंदर दिए जाते हैं वो दिखाए गए हैं। और साथ ही साथ दिखाना चाहूँगा एक बार फिर से बुक को, जो जीवन संदेश है जिसके अंदर चर्च से संबंधित जो संस्करण है उनकी बातें रखी हुई है, बाइबल के अंदर जितनी भी बातें हैं उनको इस बुक में दर्शाया गया हो। इस बुक को जबरन उन बच्चों को पढ़ाया जाता था। लेकिन जिस तरह से यहाँ के जो लोग हैं इस बात को नकार रहे थे कि यहाँ पर कोई चर्च नहीं है, तो सवाल आखिर यही है कि जब यहाँ पर चर्च हैं तो वो लोग इस बात से क्यों मुकर रहे थे, क्यों इस बात को छुपा रहे थे। तो उन लोगों की इस बात को छुपाना कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये भी है कि आखिर जब यहाँ पर चर्च था तो ये लोग क्यों मुकर रहे हैं, और सवाल ये है कि आखिर जब हम यहाँ पर आए तो इस चर्च के गेट को बंद क्यों कर दिया गया। गौर करने वाली बात ये थी कि इस चर्च के बिल्कुल बगल में एक मंदिर भी बना हुआ था जहां पर उन बच्चों को नहीं ले जाया जाता था। अगर बच्चों के पूजा पाठ की बात करें तो यहाँ से अगर हम बात करें, जो रिपोर्ट्स कह रही हैं, आप पढ़ रहे होंगे कि मंदिर और घर के अंदर इस तरीके से चर्च बनाया गया था, लेकिन उसको मैं ज़रा क्लियर कर दूं। अगर घर के बाहर की बात करूं, अगर हम घर से थोड़ा सा बाहर घर से निकल के आएंगे
तो ये देखिए, ये मंदिर ज़रूर यहाँ पे बनाया गया है। ये मंदिर है, और ये जो मंदिर है, देखिए राधा कृष्ण का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, हनुमान जी की प्रतिमा है। यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए बिल्कुल व्यवस्था थी, लेकिन अब आपको हम लेके चलते हैं इसी घर के अंदर, जो एक चर्च बनाया गया है, जहाँ बच्चे पूजा पाठ करते थे, जबरन उनसे पूजा पाठ कराया जाता था, बाइबिल याद कराई जाती थी, और ये सिर्फ एक इसलिए कराया जाता था ताकि जो बच्चे हैं वो आसानी से अपने धर्म यानी हिंदू धर्म को छोड़ करके इस धर्म के प्रति आकर्षित हो सकें। इस पड़ताल के बाद प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। इन सब के बीच सवाल ये भी कि आखिर इस गोरख धंधे के तार कहां तक जुड़े हैं। जिस तरह से सुदर्शन न्यूज़ की पूरी पड़ताल के बाद हमें यहाँ पर कुछ ऐसे तथ्य का सामना हमने किया और यहाँ पर जाना कि आखिर जिस तरह से बच्चों के संरक्षण के नाम पर यहाँ पर बच्चों का धर्मांतरण कराया जाता था, जिस तरह से अंदर से जीवन संदेश का मिलना, जिसके अंदर बाइबल से जुड़ी तमाम बातें लिखी हुई हैं, इस बुक को बच्चों को बांटने के लिए दिया जाता था। और जिस तरह से हमने अंदर चर्च दिखाया, जो अंदर चर्च बना दिया गया है, जहाँ पर बच्चों को ले जाकर जबरन बाइबल पढ़ाई जाती थी, बच्चों के अंदर ईसाई धर्म को लेकर एक भावना भरी जाती थी। और यहाँ पर जिस तरह से हम अगर इस होम ट्रस्ट की बात करें, चिल्ड्रन होम ट्रस्ट की बात करें, तो यहाँ पर गेट के बाहर जरूर भगवान की तस्वीरें लगी हुई हैं, लेकिन जिस तरह से अगर हम ऊपर की सच्चाई की बात करें तो वहाँ पर बच्चों को रखा जाता था। देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर बच्चे रखे गए, लेकिन सवाल आखिर यही है कि मेरठ के अंदर जिस तरह से खुले बाजार में, खुली गलियों के बीच में धर्मांतरण का काला कारोबार चल रहा है, इससे कई कड़ियाँ जुड़ती हैं कि आखिर सिर्फ मेरठ में ही काला गोरख धंधा चल रहा है या फिर देश के अलग अलग राज्यों में भी इस तरह का काला कारोबार हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से 2 साल से ज़्यादा ये संस्था थी वो चल रही थी, लेकिन इसकी भनक जो है वो कानो कान ना तो प्रशासन को होती है या ना ही जो इस गली में पड़ोसी या और लोग रहते हैं, ना ही उनको होती है। तो सवाल आखिर यही है कि आखिर इस पूरी जो गोरख धंधा यहाँ पर चल रहा है कि इसके तार कितने दूर तक जुड़े हुए हैं। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ त्यागी, सुदर्शन न्यूज़, मेरठ। पौष इलाके के बीच चल रहे इस काले खेल का शक ना तो यहाँ रह रहे पड़ोसियों को हुआ और ना ही यहाँ की पुलिस व्यवस्था को। ऊंची शिक्षा और अच्छी तालीम के नाम पर ना जाने कितने चिल्ड्रन होम में बच्चों के साथ धर्मांतरण किया जा रहा है। ये मामला सिर्फ मेरठ का नहीं, बल्कि मेरठ जैसे और भी उत्तर प्रदेश में जिले हैं जहां पर इस तरीके की धर्मांतरण की खबरें लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं। हालांकि इस पूरे मामले को देखें तो 20 से 22 लड़कों की संख्या बताई जा रही है, लेकिन सुदर्शन न्यूज़ की पड़ताल में हमें जो बातें मिली हैं उससे साफ लगता है कि इस एनजीओ संगठन के तार जो हैं वो प्रदेश के और भी हिस्सों में फैले हुए हैं। जिससे एक बात तो साफ है कि करीब 200 से 400 बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी धर्मांतरण की आड़ में फंसा करके रखे गए हैं। अब देखना ये होगा इस पूरे ऑपरेशन के बाद से सरकार किस तरीके से इस पर अमल करती है और स्थानीय प्रशासन इस पर किस तरीके की पहल करती है, क्योंकि इस तरीके के चिल्ड्रन होम समाज में ना सिर्फ धर्मांतरण को बढ़ावा देंगे बल्कि उनके साथ जो लोग जुड़ेंगे उनकी मनोस्थितियां भी बिगड़ती नजर आएंगी और उनके साथ बिगड़े हुए लोग भी गुनहगारों की उसी कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे जैसे आज वो सलाखों के पीछे हैं। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, मेरठ। तो सवाल फिर वही है कि आखिर प्रशासन कहां था और क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्यों कोई सुगबुगाहट होने के बावजूद भी कदम नहीं उठाया गया। इसके बारे में सुदर्शन न्यूज़ और भी बड़ा खुलासा करने जा रहा है। कल शाम 7 बजे आप जरूर देखिए, इसका पार्ट 2 हम आपको दिखाएंगे और आगे की स्टोरी दिखाएंगे कि ये कोई छोटा मोटा रैकेट नहीं है, किस तरीके से इसका जाल अलग अलग जगहों पर फैला हुआ है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद। पौष कॉलोनी में एक मकान, यहाँ इस घर में एक आदमी है जो मुझे महीनों से परेशान करता है। मकान के बाहर एक मंदिर, देखिए राधा कृष्ण का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। अंदर